बच्चों ध्यान देना। पिछले दिन हम लोग इतिहास में पाठ 2 रूस की क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे। आज आगे मैं चर्चा कर रहा हूं कि पेत्रोग्राद में फरवरी की क्रांति। पेत्रोग्राद में फरवरी की क्रांति। तो आप लोग जानते हैं कि रूस की क्रांति जो है 1917 में हुई थी। उस समय वहाँ का राजा जार निकोलस द्वितीय था, जो एक निरंकुश शासक था। 1917 की सर्दियों में राजधानी जो पेत्रोग्राद थी, उस पेत्रोग्राद की हालत बहुत ही खराब थी, दयनीय थी। ऐसा लगता था कि मानो जनता में मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी भवनें थी। जिस महल में ड्यूमा, वहाँ की संसद है बच्चों, ड्यूमा की बैठक होती थी, वह भी इस तरह था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की कमी होने लगी। उस साल ठंड की कुछ ज्यादा पड़ी थी, इसलिए जो संसदीय प्रतिनिधि थे वो चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे। इसलिए वो जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी लगा दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन से 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल करने का आंदोलन छेड़ दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व महिलाएं कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पर करके राजधानी के बीचों बीच नस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, वहां की संसद को खत्म कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ जो राजनीतिज्ञ थे वो राजनीतिज्ञ बयान देने लगे और 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके पर जमा हो गए, इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों को घेर लिया, उन पर हमला कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों पक्ष में लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर को गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंट ने भी बगावत शुरू कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ मिल गए। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक चलती थी। यहीं से पेत्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन कर लिया और तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेत्रोग्राद की जनता के हाथों में था। उसके बाद फरवरी के बाद की घटना हुई। अंतरिम सरकार ने सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपतियों प्रभावशाली थे, उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे।
जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी अब हटा ली गई। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक दो दल था बच्चों, और उसमें एक बोल्शेविक दल का जन्म हुआ और एक केरेंस्की। बोल्शेविक दल का नेतृत्व लेनिन कर रहा था और मेंशेविक जो दूसरा दल था उसका नेतृत्व केरेंस्की कर रहा था। तो बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए और उनके नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका यह कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए, लेकिन लेनिन के बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस, प्रश्न है बच्चों का लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी? तो 3 मांगों को लेनिन का अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखा जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफी हैरानी थी। उन्हें यह लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। तो गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बना दी गई। गांवों में किसानों और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्निर्माण के लिए दबाव डालने लगे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई। उसके बाद अक्टूबर 1917 की क्रांति हुई। अक्टूबर की क्रांति हुई। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविक के बीच जो है तनाव बढ़ता गया, टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविक को नेतृत्व कर रहे थे लोग, वो जमा हुए। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया और सत्ता पर कब्जे के लिए लियान ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन जो है लागू किया जाए। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री जो केरेंस्की थे, जो मेंशेविक दल के नेता थे, वो प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए और प्रातःकाल ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर जाकर और अपना घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। उसके बाद अक्टूबर के बाद बदलाव आने लगे। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। अधिक उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया गया था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था। किसानों और सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया और नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुत मत नहीं मिल पाई, कम वोट मिला
और 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका यह मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। उसके बाद वहां गृह युद्ध होने लगे। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूट पड़ी। ज्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर और जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिण रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों यानी रेड से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे और 1918 से 1919 में रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों और जार समर्थकों का ही नियंत्रण रहा। व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ यूएसएसआर दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। लेकिन बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी। उसके बाद समाजवादी और समाज का निर्माण हुआ। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण के जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अधिकारी इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लक्ष्य तय कर देते। इसी आधार पर उन्हें पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू कर दी। पहली 2 योजनाओं 1927 से 1932 और 1933 से 38 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। लेकिन तेज निर्माण और कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियां खराब होने लगी। मैग्नेटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर ही पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी और जिसका यह नतीजा हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका। एक विकसित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए कड़े इंतजाम किए गए। उसके बाद स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। स्टालिन का सामूहिकीकरण क्या है बच्चों, प्रश्न है। तो नियोजित अर्थव्यवस्था और शुरुआती दौर खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा था। 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट आ गया। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी। उससे ज्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए बहुत कड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ाने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना बहुत आवश्यक था। तो 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया।
उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता है। प्रश्न है बच्चों को कुलक क्या है, तो रूस के संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता है। जब इनके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। तो 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई। परिणाम यह हुआ कि ज्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों के जमीन छीनना और राज नियंत्रित यानी सरकार नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी मान लिया गया। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम जो है अब शुरू हो गया। 1929 के पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती में काम करने का आदेश जारी किया। ज्यादातर जमीन को साजो सामान सामूहिक खेती के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों में अब काम करने लगे और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 जो है अब कमी आ गई। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासित या देश से निकाल दे दिया गया। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर है और न ही समाजवाद के विरोधी है, बस वे विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव शुरू हुआ। तो बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। लेकिन मेहनतकशों के राज्य की स्थापना की संभावना से दुनिया भर के लोगों में एक नई आशा थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया। जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेश की जनता को भी अपने रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों में प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न में हिस्सा लिया। तो बच्चों इस वीडियो को देखकर आप लोग पाठ 2 रूस की क्रांति पढ़िएगा। उस किताब में सनवाइज छोटे छोटे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को याद कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न 1-1 नंबर का आता है, छोटे छोटे अतिलघु प्रश्न 2-2 नंबर का आता है, लघु प्रश्न आता है और उसके बाद दीर्घ प्रश्न 4 तरह का प्रश्न पूछता है परीक्षा में। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और छोटे छोटे प्रश्नों को लिखिएगा।